हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी एक्सप्लोरर। दोस्तों, जैसा कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और 14,161 लोग जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ है इस साल मेंस लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हैं वो लकी 14,000 मेंबर्स। बट हो क्या रहा है कि इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो अपना फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे होंगे। ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस होंगे उनको पता होगा कि बेसिकली ये जो लूप है मेंस का वो क्या होता है। बट जो फर्स्ट टाइम जो मेंस लिख रहे होते हैं ना, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं लगता इस चीज़ के बारे में कि एक मेंस का भी एक अपना एक लूप होता है। हमने देखा होगा कई बार जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स के एग्जाम के लूप में फंस जाते हैं, बार बार प्रीलिम्स देने पर भी उनको सही अप्रोच पता नहीं चलता और वो प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो मेंस के लूप में फंस जाते हैं। तो वो बेसिकली हमें उससे निकलने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये लूप है क्या। ठीक है, कैसे हम लोग मेंस के लूप में फंस जाते हैं और इससे हमें बाहर निकलना कैसे है। ठीक है, तो ये हमें किसी भी कीमत पे, अगर आप मेंस लिख रहे हो इस बार, तो हमें इस मेंस के लूप से बाहर निकलना है। तभी हम ये यूपीएससी मेंस का 2025 एग्जाम जो है वो निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और वंस फॉर ऑल हम इस पूरी प्रोसेस से ही एक बार में बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये एक पंचवर्षीय योजना बन के रह जाएगी। आप अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देते रह जाओगे, पहले आप प्रीलिम्स के लूप में थे, फिर आप मेंस के लूप में रहोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपके हाथ से फिसलती चली जाएंगी, तो हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले होता क्या है, देखो यूपीएससी मेंस अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। कैसे गोल्डन चांस है? क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने अगर यूपीएससी के रिजल्ट को देखा होगा, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एस्पिरेंट आता है, वो तीनों एग्जाम एक साथ क्लियर करता है। ठीक है, और वो अच्छी रैंक लेके आता है। तो गोल्डन चांस इसलिए होता है क्योंकि वो जो पर्सन बैठा है फर्स्ट टाइम मेंस लिखने के बाद में, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मेंस लिखते हैं तो वो व्यक्ति में कोई डर नहीं होता है, ज़्यादा फियर नहीं होता फेलियर का। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि ठीक है मेरे पास मौका है, टाइम है, और उसको उतना डर नहीं लगता जितना कि जो अपना चौथा अटेम्प्ट ले रहा है या पांचवा अटेम्प्ट ले रहा है, क्योंकि उसको अब अपने पे सेल्फ डाउट होने लगता है। तो इस वजह से उसके कंपैरिजन में ये जो फर्स्ट टाइम जो मेंस लिख रहा है उसको पता होता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास में समय है, मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूंगा अगर बिगड़ती भी हैं तो इस फियर ऑफ फेलियर में जब नहीं होता ना, तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, मतलब खुल के अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करते हो। आप कोई पॉइंट लिखने भी जाते हो ना, कोई एनेक्डोट वगैरह, कोई एग्जाम्पल वगैरह, कोई डायग्राम वगैरह, आप खुलकर वहां पर लिख पाते हो। तो वो चीजें कभी कभी क्लिक कर जाती हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर एक तो जो फर्स्ट टाइम जो मेंस लिख रहा है उसके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। तो उसके पास में जो लिमिटेड कंटेंट होता है, ठीक है, ये लिमिटेड कंटेंट से वो एक अच्छा आंसर प्रेजेंट कर पाता है जिसमें एक क्लैरिटी होती है। तो ये चीजें क्या होती है, फर्स्ट टाइम मेंस वाले के पास में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसको पता है मेरे पास लिमिटेड कंटेंट है, वो लिमिटेड लेके आता है और वही एग्जामिनर को चाहिए। एग्जामिनर को कभी भी आप अगर कंटेंट डंप करके दोगे ना, वो उतना टाइम उसके पास नहीं रहता है कि वो फिगर आउट करे कि हाँ इसमें तो ये काम का है, ये काम का नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ चीजें आपके फेवर में होती है जो फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले के पास में होती है। तो हमें इस फर्स्ट टाइम मेंस की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है कि जहां पर आपकी सिलेक्शन की संभावना भी अच्छी है, और दूसरी चीज ये कि अब जैसे कि यूपीएससी भी प्रेफर कर रही है इंटरव्यूज में भी, अगर आप कम एज में जाते हो, कम अटेम्प्ट के साथ जाते हो, तो उनको इंटरव्यू मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, अगर आप फर्स्ट टाइम मीन्स लिख रहे हो, ठीक है, आप कम एज में हो, आप तुरंत अपने जितने भी दिन बचे हैं, ठीक है, अभी 65 डेज बचे हैं, तो इस 65 डेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करो, अपना बेस्ट एफर्ट दो और इसी 65 डेज से बाहर निकल जाओ। क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्टेज होती है तो वो होती है मेंस का स्टेज। क्योंकि अब आप देखो यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है, या तो आप प्रीलिम्स फेल करोगे या आप मेंस फेल करोगे। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रीलिम्स ही फेल कर जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम दिया आपने मई में, ठीक है, उसका रिजल्ट आता है आपको जून में आता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इस जून से लेके आपको अगले मई तक पूरा समय मिलेगा अपने आप को करेक्ट करने का, अपने आप को फिर से प्रिपेयर करने का। एक पूरा डेडिकेटेड स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपने ऑप्शनल को कवर कर सकते हो, जहां पर आप अपने जीएस के जो मेंस का पोर्शन है उसको कवर कर सकते हो, अपने वन पेजर नोट्स बना सकते हो, आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो, मतलब आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल में पढ़कर प्रिपेयर होकर अगला अटेम्प्ट दे सकते हो, जहां पर आप अपनी रैंक बनाने की संभावना को बढ़ा सकते हो। बट ये मौका इस व्यक्ति के पास नहीं होगा जो मेंस लिख रहा है, क्योंकि अभी के लिए हो सकता है इसको अच्छा लग रहा हो कि मैंने प्रीलिम्स का स्टेज क्लियर कर दिया, बट ये व्यक्ति मेंस लिखेगा अगस्त में। ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा आपको दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर का हैंगओवर भी चलता है, जनवरी फरवरी आ चुका होगा, जनवरी आ चुका होगा।
ठीक है। अब ये सोचेगा कि ठीक है, मेरे को लगता है और थोड़ी मेहनत से मेहनत करनी होगी, बट इसके पास मुझे भी जैन मंथ ही बचेगा। क्यों? क्योंकि फेब से क्या होगा, आपको जो प्रीलिम्स की जो हीट है वो देखने को मिल रही होगी। क्योंकि अब बच्चे क्या होगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम जिसका डर हमेशा मन में बना रहता है, तो आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने अपना मेंस का पार्ट इंप्रूव किए बिना आपको सीधे प्रीलिम्स पे जंप करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये होगा कि अब अगली बार आप फिर से प्रीलिम्स तैयारी करके जाओगे, आपका प्रीलिम्स निकलेगा, बट आप कहाँ पे आ गए, कम टू बैक टू स्क्वायर वन, मेंस में आ गए, फिर से आप उसी लूप में आप फंस गए। क्योंकि अब आपने वापस से पहले तो तैयारी करी नहीं। तो क्या होगा, अब आप हिट एंड ट्राई करते रहोगे, ठीक है ना, कि हाँ ये काम नहीं करी तो मैं ये करके देखता हूँ। तो आप हर अटेम्प्ट में, हर मेंस के अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहोगे, और जब तक कि वो क्लिक न कर जाए, तो इससे आपका अटेम्प्ट जो होगा वो वेस्ट होता जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वैल्यू एडिशन में प्रॉब्लम आ रहा है या मेरा कंटेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसके मार्क्स तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएंगे तो ही आपको पता चलेगा। तब तक तो ऑलरेडी प्रीलिम्स की डेट आ चुकी होती है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि आप प्रीलिम्स फेल हो जाओ, ठीक है, बट मेंस में आपको इन 65 डेज में अपना बेस्ट देना होगा, ताकि आप इस लूप में कभी फंस ना पाओ। तो ये लूप बेसिकली बनता क्यों है, होता क्या है? तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे होते हो, एवरीथिंग। आपको लगता है कि मैं GS1 उठाऊंगा, उसमें हिस्ट्री, आपको सोसाइटी, ज्योग्राफी, जो जो वुमन से रिलेटेड जो जो आप कर सकते हो, मार्केट में जो बुक अवेलेबल होगी आप वो कवर करने की कोशिश में लग जाओगे। ठीक है। आप क्या करोगे कि किसी ने बोला होगा सब डिटेल में नोट्स बनाने हैं, तो आप पूरे नोट्स मेकिंग में लग जाओगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स का नोट बनाने लग जाओगे जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैंने देखा है बच्चों को एक एक वीक अपना टाइम देते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे टॉपिक में, जिसका अभी एक क्वेश्चन में शायद ही आ रहा हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में वो लोग क्या कर रहे हैं, एक वीक दे रहे हैं, जबकि आपके पास में ये 65 डेज हैं जो आपको वापस नहीं मिलेंगे। शाहरुख खान की मूवी आपने देखी है ना, चक दे इंडिया में, उसको बोलता है यही आपके पास 70 मिनट है, ठीक है ना। ये 70 मिनट में आपको नहीं बताऊंगा क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो आप मान के चलो ये 65 डेज हैं जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ मात्र 65 डेज हैं, 65 डेज नहीं, यहां पर मात्र ओनली लगाओ। तब आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी आपके अंदर में कि मेरे पास में सिर्फ 65 दिन बचे हैं, उसी में मुझे चारों GS के पेपर, मुझे ऐसे भी कवर करना है, मुझे अपनी आंसर राइटिंग भी करनी है, मुझे रिवीजन भी करना है, मुझे ऑप्शनल भी करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको इन्हीं 65 डेज में करना होगा। तो आप इस अप्रोच के साथ में नहीं चलते जहां पर आप ये सोचोगे कि मैं सब कुछ कवर कर दूं। तो आपको स्मार्टली यहाँ पर ये इस ट्रैप पे नहीं फंसना है कि जहाँ पर आप सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। आपको 65 डेज है, आपको एक बेटर अपने लिए शेड्यूल बनाना होगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, आपने कितना उसमें प्रिपरेशन लेवल कितना है, उसके हिसाब से आपको अपने डेज जो हैं वो डिवाइड करने होंगे कि हाँ मुझे इस डेज में इस सब्जेक्ट में इतने डेज देने हैं, मुझे इस सब्जेक्ट में इतने डेज देने हैं, मुझे इतने ही टॉपिक कवर करने हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि सारा जो टॉपिक आपने लिया, सब्जेक्ट जैसे सोसाइटी पोर्शन लिया तो आपने सोसाइटी पूरी की पूरी करी, आपको वहां पर भी जो कोर एरिया है उनको आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ कवर आप कर ही नहीं पाओगे, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप ये कवर करने जाओगे ना, तब तक आपकी मेंस की डेट आ चुकी होगी, तब आप रियलाइज करोगे कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर आप पता मेक शिफ्ट अप्रोच में चले जाओगे। मेक शिफ्ट अप्रोच में क्या होता है, आप मार्केट में जाके जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, आप देख रहे हो कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप उस ऊपरी ऊपरी से आप पढ़ने लग रहे हो, तो वो कोई अप्रोच काम में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जो आपके सामने जो कॉम्पिटिटर बैठा होगा वो पूरी तैयारी से आया है। तो आपको सब कुछ कवर नहीं करना है। फिर देखो यहाँ पर है इशू ऑफ टेस्ट सीरीज। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आप प्रीलिम्स क्लियर हुए, बच्चों की एक रेस लगती है कोचिंग क्लास वालों के पास में कि मुझे ये टेस्ट सीरीज ले लेना है, मुझे इसकी भी टेस्ट सीरीज ले लेना है, मुझे टेलीग्राम से भी टेस्ट सीरीज ले लेना है, मुझे सबकी टेस्ट सीरीज ले लेना है। तो उससे होगा क्या, आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। आप पता आपका जो शेड्यूल होगा वो उन्हीं टेस्ट सीरीज को फॉलो करने में चला जाएगा। आज आप GS लिख रहे होंगे, कल आप ऑप्शनल लिख रहे होंगे, परसों आप ACI लिख रहे होंगे, फिर टेलीग्राम का एक टेस्ट सीरीज रन कर रहे होंगे, फिर आपको अपनी भी आंसर राइटिंग करनी होती है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि आपका जो कंटेंट बिल्डिंग का टाइम था वो आया ही नहीं। आपको जो थोड़ा सा जो एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पार्ट था अपने मेंस के लिए, आपको जो रेडी होना था, वो आपने अपने आप को वक्त दिया ही नहीं। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को चेस करते रह गए। तो टेस्ट सीरीज का ये एक ड्रॉबैक है जिसको हमें फंसना नहीं है।
हमें एक टेस्ट सीरीज कोई सी भी लिखनी है जो कंप्लीट करती हो, जिसमें सारे सेक्शनल टेस्ट हों, फुल लेंथ टेस्ट हों, ठीक है, और उसे सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज देना है, मतलब समझना है, मतलब उससे हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रिलीजियसली हमें उस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को फॉलो नहीं करना है। आपका अपना एक प्लान होना चाहिए 65 डेज का, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको लग रहा है कि जीएस 2 में मेरा गवर्नेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कम अभी खत्म नहीं हुआ, तो आप गवर्नेंस वाले पार्ट को समय दो। आरटीआई है, ट्रांसपेरेंसी है, पॉवर्टी रेमेडी है, ठीक है, इन जो भी जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो कवर करो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज को क्या है, आप दो चीजें प्रॉब्लम देखी जाती है टेस्ट सीरीज में। एक तो वो होते हैं जो बहुत ही शिद्दत से शेड्यूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, आपने को ये भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चे कुछ ऐसा होता है कि पहले मैं सारा सब्जेक्ट क्लियर करूंगा फिर मैं लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, तो ये भी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, मिडिल पाथ अपनाना है, मतलब शेड्यूल को फॉलो भी करना है, बट जितना भी आपका हो गया है सब सिलेबस का उतना आप वो अटेम्प्ट कर दो, ठीक है, और लिखने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आ गया है, अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है तो उसको लिखने की कोशिश करो, मतलब हमें यहाँ पे टालना नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि लास्ट में सब पाइलअप हो जाएगा, ऑप्शनल के भी टेस्ट पाइलअप हो जाएंगे, एथिक्स का पाइलअप हो जाएगा, आपका जीएस पाइलअप हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। मतलब ये कि आपको भी पता है कि जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होता है बहुत आइडियल होता है, सब कुछ उस टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अपना एक शेड्यूल है, ठीक है, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से भी अपनी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आप लिखो, जाओ, ठीक है, जो भी पोर्शन आपका पढ़ा हुआ है उसको लिखो, और जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मेरे अननोन एरिया से आया तो उसको प्रैक्टिस करो, देखो क्या क्या हो रहा है, कितना आप लिख सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि आपको प्रिपेयर्ड करना। तो ये आपको इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इसके ट्रैप पे फंसना नहीं है, ठीक है। फिर होता है निग्लेक्टिंग द कोर एरिया। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों ने जिन्होंने मेंस निकाला है उन्होंने एक चीज़ समझ ली है कि सब कुछ करके मेंस नहीं निकाला जाता है, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको आपको करना ही करना है, उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर इजी मार्क्स जो हैं आपके लिए बैठे हैं लेने के लिए। जैसे कि आपको एथिक्स में जो कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स निकल के आते हैं, आपके ऑप्शनल में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, कभी कभी आप जीएस में ओवर एम्फेसाइज करते हो तो आपका ऑप्शनल बेचारा साइडलाइन हो जाता है, या ऑप्शनल का जो हमारा अप्रोच होता है ना वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसे जीएस की तरह करने कवर करने लगते हैं, क्योंकि टाइमिंग कम होता है तो हम लोग उसे जीएस की तरह कवर करने लगते हैं, बट हमें ये नहीं करना है। हमें प्रॉपर ऑप्शनल को एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। तो मतलब ये कि यहाँ पर आपको जो कोर एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई करना है और उसको कवर करना है, ठीक है। देखो देखो अब आपको करना क्या एग्जैक्टली exactly? तो यहाँ पर आपको जो है, एक मिनट, तो ये हमारा रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि हम मेंस लिखने जा रहे हैं तो हमें करना क्या है। तो आपको फोकस करना है बेयर मिनिमम अप्रोच पे, यानी आपको देख लो, आपने जैसे ही सब्जेक्ट उठाया, जैसे 65 डेज हैं, आपने हर सब्जेक्ट के लिए अपने दिन डिसाइड कर लिए, वो जो भी मान लो सपोज करो 10 डेज आपके निकले, सपोज करो आपके जीएस 1 के लिए निकले, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे को बेयर मिनिमम में करना क्या है। तो यहाँ पर आपने हाईलाइट करके जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, इसको आपने आइडेंटिफाई करके ये देखा कि यहाँ पर जो सोसाइटी वाला पार्ट है यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आपने सोसाइटी वाला पार्ट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको करके जाना ही है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो हैं अब डोमिनेट हो रहे हैं, तो ज्योग्राफी का भी जो इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू के बेसिस पे जो थीम एरियाज है उसको हमें करके जाना है। मतलब ये कि हमें सारी सोसाइटी, सारी ज्योग्राफी, सारी हिस्ट्री कवर नहीं करनी है, बट जहाँ जहाँ हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमने देखा है पीवाईक्यू से कि ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमें कवर करना है। तो इस तरीके से हम लोग बेयर मिनिमम अप्रोच करेंगे तो इस 65 डेज का बेटर यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हमें यह देखना होगा कि किस पार्ट को हमें डिटेल में कवर करना है और किस पार्ट को हमें सिर्फ रिवीजन करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको बेयर मिनिमम प्रिंसिपल से ही आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो आप एक बार सेंसिबल हो गए कि हाँ ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं पूरा समय पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री में लगाऊं, तो उसमें छोड़ दो। यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपने अगर 1 या 2 दिन की रीडिंग भी कर ली है वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसके मॉक पेपर में क्वेश्चन देख लो, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन देख लो, तो ये इतना समय इसके लिए सफिशियंट होगा, ये इसके लिए बेयर मिनिमम है।
फोकस हमें क्या करना है, सोसाइटी पे, ज्योग्राफी पे, जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम लोग अपने एफर्ट को ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर होती है हमारी ईईओ स्ट्रेटेजी। अगर आप देखो जितने भी टॉपर्स बने हैं, सब लोग लाइन से एक ही बात बोलते हैं कि ट्रिनिटी एक ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकती है। तो ये ट्रिनिटी किसकी है? ये है एथिक्स की, ये है आपकी एसे की, और ये है आपके ऑप्शनल की। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स लाने की संभावना मिलती है, और इनके कम मार्क्स आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। दोनों तरफ से काम करता है, क्योंकि एथिक्स ऐसी चीज है जहाँ पे कम समय पे आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो। आपको एक क्लियरिटी पता होना चाहिए कि मैं एथिक्स को कवर कैसे कर रहा हूँ, कि मैंने अपने टर्म्स निकाले, जितने भी एथिक्स के मेन मेन टर्म्स हैं मैंने उन सब के एक एक डेफिनेशन लिख लिया। हार्डली एक वीक लगेगा आपको, ठीक है। एक वीक के अंदर क्या होगा, आप आराम से सारे टर्म्स निकाल लोगे, उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी रख लोगे, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी उस केस स्टडीज भी देख लोगे कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस की केस सीरीज, ठीक है, आपकी केस स्टडी, उसके बाद में आपका जो गवर्नेंस के बेसिस पे जो भी केस स्टडी है, उन सब के आपने प्रैक्टिस कर ली। बट ये एक वीक आपको सिर्फ एथिक्स पे देना है, तो उससे आपका जो सेंस होगा, एथिक्स का जो सेंस होगा वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वीक का एफर्ट भी आपको एथिक्स में दूसरों से कहीं ज्यादा आगे आपको रखेगा, ठीक है। मतलब क्लैरिटी के साथ में रखना है कि सिलेबस वाइज इसे नहीं देखना है, इसका यूटिलिटी देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड कैसे आ रही है। जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें देखो कि आप क्या क्या पॉइंटर देख पा रहे हो, ठीक है, क्या क्या मैं एग्जांपल सोच पा रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपने टर्म्स लिए, हर टर्म्स के आपने एग्जांपल लिख लिए, और आपने एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो है एथिक्स से रेडी रखे, ठीक है। हाँ, बट ये है कि एक बार एटलीस्ट सिलेबस में गो थ्रू कर लेना कि भाई एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं, बस वो जो है ओवरव्यू कहीं से भी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे आपको, तो आप कवर करना। बट फोकस हमें कहाँ करना है कि टर्म्स, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। बस यहाँ पे आपको अपना आंसर जो है यहीं पे अपने को मिल जाएगा कि एथिक्स में हम ऐसे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे में हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे को निगलेक्ट करके चले जाते हैं, उनको लगता है कि जीएस कर लिया मतलब ऐसे हो गया, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा मत करो। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा कि ये सोचो कि मतलब ऐसे है तो आप कोशिश करो 4 से 5 ऐसे आप खुद से लिख के जाओ। जब आप लिखने बैठोगे ना तब आपको आइडिया लगेगा कि कितना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है कि एक ऐसे में एक ऑर्गेनिक फ्लो बना पाना। तो जो फ्लो बनता कैसे है, किसी के बोल देने से फ्लो नहीं बनेगा। जब आप लिखोगे ना बार 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 बार, तब आपका माइंड वो फ्लो बनाना सीख जाएगा कि अच्छा हाँ इस तरीके से एक फ्लो आ सकता है। मेरे जो आपके पास में जीएस का बहुत अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन भी होंगे, बट वो डायमेंशन में बताओ कोहेरेंस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आपने अब्रप्टली अपना ज्ञान जो है वो डंप कर दिया है। बट कोहेरेंस बनाना है तो उसके लिए आपको 4 से 5 ऐसे लिख के जाना पड़ेगा। आप कोशिश करो कि हर वीक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है, बट एटलीस्ट एक दो ऐसे डेली लिखो, मतलब हर वीक लिखते रहो। तो इससे आपका जो फ्लो है ऐसे का वो मैच्योर हो जाएगा। तब तक जब तक एग्जाम डेट आएगी आप एक बेटर पोजीशन में रहोगे। आप फिलोसॉफिकल एसेस का इंटरप्रिटेशन निकालना सीख लो कि क्या मैं गलत तो इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने फिलोसॉफिकल एसे को इंटरप्रिटेट ही गलत कर लिया तो पूरा का पूरा ऐसे ही आपका फ्लॉप हो गया। तो वहां से अगर आप जहां पे आपको 130 140 मार्क्स मिलने थे, तो अगर आपको 100 के भी नीचे आ गए तो आपके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स, आपके जीएस में अच्छे मार्क्स, फिर भी आपको इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आएगा, सिर्फ एक गलती की वजह से कि हमने 4 5 ऐसे नहीं लिख के देखे। तो ये हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। और ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस ये है कि ऑप्शनल ऐसा है कि अगर आपने ऑप्शनल को थोड़ा भी निगलेक्ट किया तो वो मेक श्योर करेगा कि आप इंटरव्यू तो छोड़ो, मतलब आप बहुत ही बुरी स्थिति में आओगे कि अगली बार आपको खुद को लगेगा कि मैं मेंस लिखूं क्या नहीं लिखूं। क्योंकि आप ये देखो कि जो आपका जीएस का वेटेज है वो 500 मार्क्स का है। 250 250 250 250, मतलब 4 पेपर है जो 1000 मार्क्स के हैं, और ये अकेला जो ऑप्शनल का पेपर है वो 500 मार्क्स का है। तो जितना समय हम लोग जीएस में देते हैं, अगर हम उतना एफर्ट लगाएं ऑप्शनल में, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप निकाल पाओगे। तो ये कहीं से भी आपके लिए कम स्कोप का नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल में क्या होगा कि एक तो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग इसके अप्रोच की। जनरली जीएस में हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक लिया कहीं से उसको पढ़ लिया और खत्म कर दिया। बट ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट ही अलग होती है, वहाँ पे डेप्थ आपकी चेक की जाती है। तो ये डेप्थ पे आपको काम करना होगा, ठीक है। जब तक आप अपने आंसर्स में, अपने अप्रोच में डेप्थ नहीं लेके आओगे ऑप्शनल में, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। बट अगर आपने ऑप्शनल में वो काम कर लिया डेप्थ वाला, ठीक है, जो भले लिमिटेड सारे टॉपिक मत करो, लिमिटेड टॉपिक किया आपने ऑप्शनल के, बट उसमें डेप्थ निकाल ली, तो आप आराम से 280 to 300 मार्क्स आप ला पाओगे। और एक बार 280 to 300 की रेंज में आ गए, आपका इंटरव्यू कॉल तो आपके पास में रहेगा ही रहेगा। इवन आप अच्छी रैंक भी ला सकते हो। तो ये हो गया हमारी ईईओ स्ट्रेटजी। फिर है आपका कोर एरियाज।
कोर एरियाज हमने ये देखा है, जो बेयर मिनिमम प्रिंसिपल है यही कोर एरियाज में आपको पता चलेगा। जब आप पी वाई क्यूज देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा GS1 में कोर एरिया क्या है, GS2 का कोर एरिया क्या है, GS3 का कोर एरिया क्या है। तो जैसे कि GS3 में आपको क्या मिलेगा, आपको एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं, तो ये हमारा कोर एरिया है। तो ये हमें कैसे मिलेगा, पी वाई क्यूज की मदद से। जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करो, जैसे आपने GS3 लेना है तो सारे जितना भी GS3 का सिलेबस है उसमें से आप हर टॉपिक का आप पीवाईक्यूज देखो, ठीक है। तो उस पीवाईक्यूज से आपको मदद मिल जाएगा कि यूपीएससी का जो थीम एरिया है वो है क्या। फिर इन पे आप फोकस करो, पूरा GS3 कवर करने से बेहतर है कि आप इस कोर एरिया पे फोकस करो। जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस टाइप से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर आप फोकस करो, उसको आप तैयार करो। तो देखोगे कि आपका जो 70 to 80% जो सिलेबस है ना वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा इस कोर एरिया से। फिर है आपका डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। मतलब क्या हो रहा है, बच्चे सब कुछ पढ़ने लगते हैं, ठीक है, बट वो सब कुछ कवर करने के चक्कर में क्या होता है कि वो लिखते नहीं है। बट यहाँ पर जो वन पेजर नोट्स है उसका इंपॉर्टेंस आप दिख ही रहे हो, ठीक है, मार्केट में भी वन पेजर नोट्स का एक ट्रेंड चल रहा है। तो आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको छोटा से छोटा लिखने की एटलीस्ट कोशिश करो कि मैंने आज क्या पढ़ा, ठीक है। अगर आपने 1 घंटे कुछ पढ़ा भी होगा ना तो आप आराम से 5 मिनट बैठोगे ना तो आपने जो जो पढ़ा है आप आराम से एक पेज में उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तो वो आपको क्या होगा कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। और जब आप आंसर भी लिखोगे ना तो यहाँ पर जब आप लिखते हो अपने नोट्स को तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। तो एक आपका जो सेंस ऑफ राइटिंग है ना वो भी डेवलप हो जाती है जब आप डॉक्यूमेंट करते हो ना एवरीथिंग जो भी आप पढ़ते हो। तो इसके आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलती है। और सेकंड चीज, यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हो तो आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। आपका जब आंसर लिखोगे ना तो आप मेन पॉइंट जो है वो लिखोगे, आप गार्बेज नहीं फेंक के आओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जब पढ़ा था उसको जब मैंने प्रोसेस किया तब जाके ये मेरे शॉर्ट नोट्स बने हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने जो पढ़ा है ना उसको आपने प्रोसेसिंग कर ली है। और जब कोई चीज़ आप प्रोसेस कर लेते हो तो आप उसको ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाते हो, उसका रिवीजन आसान होता है और वो जो प्रोसेस मटेरियल है आपके माइंड में वो ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है आपके आंसर्स में। क्लियर है। फिर है राइटिंग इज द की। मतलब आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, 12-12 16-16 घंटे पढ़ लो, अगर आप नहीं लिख रहे हो ना आंसर, आपका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आप वहां पे जाके प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। आपको सब आता है, एक क्वेश्चन में अपना बेस्ट, आपको जितना बड़ से बढ़िया कंटेंट आप पढ़ सके थे आपने पढ़ा। बट वहां जब लिखने बैठोगे ना आपका माइंड आपको इतना क्लटर कर देगा कंटेंट से कि आप एक स्ट्रक्चर आपके आंसर में आ ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होगी, आप लिख कुछ और होंगे, क्यों, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है। बट जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना तब आपको पता होता है कि मुझे क्वेश्चंस की डिमांड को मीट करना है, कि भाई क्वेश्चन की डिमांड है क्या। और यहाँ पे क्या होगा, आप बहुत बेटर तरीके से अपने डाटा को, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे। जब आप राइटिंग करते हो ना तो आप बेटर तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा इंट्रोडक्शन में कैसे जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर लिख पाओगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सोचने में ज़्यादा समय नहीं दोगे ना तो आप जल्दी समय में आंसर लिख लोगे, तो आपका पूरा पेपर भी कवर हो जाएगा। तो इससे एक तो आपकी जो डाटा का स्ट्रक्चर है, आंसर का स्ट्रक्चर वो इंप्रूव होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। और आपका जो डिमांड है क्वेश्चन का वो मीट करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कई बच्चे बोलते हैं कि हमने मेंस तो बहुत अच्छा लिखा था बट फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, क्यों, क्योंकि आपके आंसर में कोहेरेंस बिल्डअप ही नहीं होता है। आप बस डाटा डंप करके आते हो, नहीं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से आपको लिखते आना चाहिए। तो एक थॉट प्रोसेस जो होगी ना वो डेवलप हो जाएगी जब आप ये आंसर लिखोगे, राइटिंग करोगे डेली बेसिस पे। मतलब ये तो आपको डेली करना है, जितना भी आपके दिन में अगर 10 से 12 घंटे हैं तो आप कोशिश करो 1 से 2 घंटे डेली आपको आंसर लिखना है। या इसमें आप ये काम कर सकते हो कि आप पीवाईक्यूज का यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, और बाकी के 1 घंटे आप क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर जो है जो भी टेस्ट सीरीज है मॉक पेपर से आप घर पे लाके उसके प्रैक्टिस करो, लिखो उसको। जितना खुद, जितना टेस्ट सीरीज आपको हेल्प नहीं करेगी उससे ज़्यादा ये जो डेली आंसर आप लिखते होगे ना वो हेल्प करेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे है मेक इट काउंट, मतलब करो, एग्जाम निकालो। अगर खराब से खराब प्लान भी है उसको एग्जीक्यूट करो। यूट्यूब पर रोज एक नई चीज आती है, रोज एक नया मास्टर आता है, रोज एक नया व्यक्ति आता है, ये बताता है ये कर लो मेन ऐसे कर लो, नहीं। आप अपने लिए खराब से खराब प्लान बनाओ बट उसको आप एग्जीक्यूट कर दो। और जो आप एग्जीक्यूट करोगे ना, अगर आपने 65 डेज का सही यूटिलाइजेशन कर दिया ना, आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट होंगे रेदर देन उन लोगों के जो किसी टॉपर्स का शेड्यूल लेके आए हैं या किसी का ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं, नहीं। आप अपने देखो, अपने आप को एनालाइज करो, एक दिन लगेगा कि मेरा GS1 में कितना प्रिपेयर्ड है, मेरा GS2 में कितना प्रिपेयर्ड है, मेरे को आंसर में क्या प्रॉब्लम आ रहा, ये सब एक दिन में आप फिगर आउट कर लोगे। फिर आप अपने 65 डेज का जो भी प्लान बनाओगे उसको एग्जीक्यूट करो।
आपका डेली बेसिस पे कोई भी गोल कंप्लीट नहीं होगा। ये मान के चलो, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में गोल कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ना डेली, ना वीकली, ना मंथली, ना ईयरली। तो जितना भी हो सके आप कंप्लीट करने की कोशिश करो और स्टिक रहो अपने प्लान पे। तो ये एग्जाम्पल, तो ये आप ये देखोगे कि आपने मेंस का मतलब सही यूज़ किया है, ठीक है, 65 डेज का सही यूज़ किया है। आप बस इस पे ध्यान दो, अभी मेंस के रिजल्ट पे भी फोकस मत करो। ये 65 डेज आप कितना बेहतर कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, बस ये करने की कोशिश करो। बाकी की चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो बस बेसिक अप्रोच रखना है, रियलिस्टिक अप्रोच रखना है और पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, बस। ठीक है, 65 डेज कोई आपको कमी नहीं रखना है, ना कोई संडे है, ना कोई आपके इधर उधर आपको टाइम पास करना है, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।